मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग। चलिए भाई शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अपन को पढ़ना है। क्यों पढ़ने जा रहे हैं अपन ये चैप्टर की? बेसिकली एटीपी का नाम अपन सुनते हैं बेटा बचपन से ही, पर ये देखना है कि एटीपी बनता कैसे है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन बात करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की स्पेसिफिकली। अब सेलुलर रेस्पिरेशन चाहे ह्यूमंस में हो या फिर प्लांट्स में हो, सेम होता है बेटा, क्योंकि सेल तो सेम है। क्योंकि मैं रेस्पिरेशन की क्लोरोप्लास्ट में बात नहीं कर रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट अगर होता तो डिफरेंस शो हो जाता, पर अपन क्लोरोप्लास्ट रेस्पिरेशन की बात नहीं कर, अपन ने सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करी। और सेलुलर रेस्पिरेशन दो ही जगह होगा, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स अपन बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होता ही है ह्यूमन सेल के अंदर, या जो बात करें अपन यूकेरियोट्स के अंदर, तो कॉमन प्रोसेस होने वाली है रेस्पिरेशन की। अब बात करेंगे स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन। चलिए आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका बेसिकली कि होता क्या है रेस्पिरेशन। बात करें अपन कुछ बातों की, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। हॉल ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की नीड होती है जहाँ पे वो काम कर सके, जिसके थ्रू काम कर सके। और जितनी भी डेली लाइफ एक्टिविटीज है, वो रेस्पिरोडक्शन हो, मूवमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो या रेस्पिरेशन हो, अभी सारी एनर्जी आती कहाँ से? ये एनर्जी आती है बेटा रेस्पिरेशन से। कहाँ से आती है एनर्जी? रेस्पिरेशन से एनर्जी आती है। अगर अपन आगे की तरफ बात करें कि एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है, यूटिलाइज होती है बेटा एटीपी की फॉर्म में। कैसे यूटिलाइज होती है बेटा? ये एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज होती है। अगर मैं बात करूं कि यार ऑल जो फूड्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं कि सर हर एक फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देता। टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हम कैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे एनर्जी मिलती है। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है बेटा? रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। ह्यूमंस को भी रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है। डू प्लांट्स ईट? प्लांट्स ईट नहीं करते, नो। प्लांट्स ईट नहीं करते तो फिर एनर्जी कहाँ से निकाल रहे हैं सर? वो कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो आ रही चीज है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ पर्पसेस कम फ्रॉम द रेस्पिरेशन। जितने भी एनर्जी लाइफ जो भी लाइफ पर्पस के लिए चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मिलती है। फूड का ऑक्सीडेशन होना है। अब फूड का ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी ही होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी ही होगी। अगर आगे की बात करें अपन तो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं बेटा? रेस्पिरेशन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, फ्रूट्स, अब यहाँ पे बात करूँ मैं ह्यूमंस की, तो फूड तो जो अपन बाहर से कंज्यूम कर रहे हैं वो उससे रेस्पिरेशन हो रहा है, पर प्लांट्स के अंदर तो फूड भी कंज्यूम नहीं कर रहे, तो फिर प्लांट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लाला। और फोटोसिंथेसिस से बन रहा है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली यूज किया जाता है प्लांट्स के एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसके थ्रू क्या बनाते हैं बेटा? एनर्जी रिलीज करते हैं। दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। अब ये तो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। पर उसके बाद अपन बात करें कि यह जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली, ये फोटोसिंथेसिस आगे जाके क्या करेगा? आगे जाके बेटा ये क्या काम करता है कि रेस्पिरेशन में यूज होता है। फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हो कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और वहां से एयर से वो मिल जाती है, वाटर आपको एयर से मिल जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि सनलाइट वहां पे मिल जाती है, और इन सबकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब फोटोसिंथेसिस तो हो गया, उससे क्या बना? उससे बन गया बेटा कार्बोहाइड्रेट। अब जब कार्बोहाइड्रेट उससे बन चुका है, तो कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद उस कार्बोहाइड्रेट को अपन यूज करेंगे, जलाएंगे उसको रेस्पिरेशन के अंदर, तब जाके उसकी एनर्जी अपन यूज कर पाएंगे। सेप्रोफाइट्स की अगर बात करूं तो फंजाई जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स पर डिपेंड होती है, तो वहां से उनको फूड मिल गया है। जो अपने साइनोबैक्टीरिया और बेटा बात करें ग्रीन प्लांट से, वो कैसे बनाते हैं फूड? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट अल्टीमेटली ऑल फूड दैट इज रेस्पायर्ड इन लाइफ प्रोसेसेस इज यूज्ड एनर्जी, मतलब वो एनर्जी की तरह यूज किया जाता है। जो फोटोसिंथेसिस से आता है वो पूरा का पूरा फूड यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस चैप्टर डील्स विद द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चैप्टर मैंने पहले बताया आपको सेलुलर रेस्पिरेशन से डील करने वाला है। एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है इसकी कैसा बेटा प्रोडक्ट है? किसके रिएक्टेंट्स क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसके क्या है? रिएक्टेंट्स है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है बेटा? इसके रिएक्टेंट्स है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स हैं, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बाई प्रोडक्ट जो रिएक्शन करके बनेंगे वो निकलेंगे, एनर्जी निकलेगी, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। होगी किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीज होने वाली है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है टू ब्रेक डाउन द फूड, फूड का ब्रेक डाउन करना, टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और इस एनर्जी का ट्रैप करना, इसको जो है बांध के रखना टू सिंथेसाइज एटीपी, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ही यूज कर पाएंगे अपन चीजों को। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये पक्की बात है। पर रेस्पिरेशन बेटा दो ऑर्गेनल्स के अंदर होता है। मैं कहूँ
साइटोप्लाज्म के अंदर, और बात करूं किसके अंदर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन होती है। अगर अपन बात करें आगे, द ब्रेकडाउन ऑफ द सीसी बॉन्ड्स, the breakdown of the CC bonds of complex compounds through oxidation within the cells leading to release of considerable amount of energy, this is called respiration। respiration की definition आपको यहाँ पे दी हुई है बेटा, respiration की definition आपको यहाँ पे given हो चुकी है, समझ सकते हैं आप respiration की definition। the breakdown of CC bonds, the breakdown of CC bonds of complex compounds, CC bonds complex compound के breakdown होना leading to a considerable amount of energy, leading to a considerable amount of energy, और किसके through oxidation, थ्रू ऑक्सीडेशन। तो ब्रेकडाउन होना सेल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, उनके भी कौन से बॉन्ड, सीसी बॉन्ड्स को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ये क्या कहलाता है बेटा, रेस्पिरेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन आगे भी क्या चीजें होने वाली रेस्पिरेशन के अंदर। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो कंपाउंड्स इसके अंदर ऑक्सीडाइज किए जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान, वो बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाए जाते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द यूज्ड रेस्पिरेशन, जो अपने जलाने के काम में आते हैं। भैया सिंपल सी बात है कि इंजन चलाना है तो उसके लिए फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है, और फ्यूल कौन कौन सा होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है बेटा, नेचुरल गैस होती है, सीएनजी होती है। बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह का क्या है, फ्यूल है, ऐसा ही। और अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के, तो प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मतलब सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इंस्टेंट यूज किए जाने वाले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बेटा। फिर उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स और फैट्स भी क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और फिर और आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अपन यूज करें कि कार्बोहाइड्रेट को यूज किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है टू रिलीज एनर्जी। उसके अलावा अपन बात करें कि फैट्स को यूज किया जा सकता है, प्रोटीन्स को यूज कर सकता है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। पर कब की यूज किया जाएगा, जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा या वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। एनर्जी रिलीज ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली बट इन द सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। मतलब अपन क्या करते हैं कि एनर्जी को इधर से रिलीज किया और ऐसे कैसे यूज नहीं कर लेते, उसको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस एटीपी को यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है सेल की, इसीलिए कहलाती है क्योंकि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने से एटीपी एनर्जी रिलीज करती है और खुद को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर तोड़ देती है। क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं बेटा? यस, ये टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर। यस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन, बिल्कुल प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे अपन बात करें, प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहता, पर उनके अंदर लेंटिसेल्स और स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं बेटा। लेंटिसेल्स और स्टोमेटा की वजह से वो क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। आगे अपन बात करें कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं रहते। क्यों नहीं रहता है सर, क्यों नहीं रहता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहने चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो उनको भी होती है, क्योंकि बेटा ऐसा होता है कि ईच प्लांट जो है ना वो अपनी केयर खुद कर सकता है, वो अपनी केयर खुद कर सकता है। किसकी? गैसियस एक्सचेंज की। किसकी? गैसियस एक्सचेंज की, खुद के गैसियस एक्सचेंज की जो केयर है वो हर एक जो प्लांट पार्ट है वो खुद कर सकता है। उसको जितनी रिक्वायरमेंट उतनी लेगा, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं लेगा। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज, प्लांट्स की कोई ग्रेट डिमांड नहीं होती गैसियस एक्सचेंज के लिए। क्या बेटा समझ में आया? प्लांट्स की कोई ग्रेट डिमांड नहीं होती। अपनी तो बहुत ग्रेट डिमांड होती है, अपन को दौड़ना होता है, कभी कोई हार्ड वर्क करना होता है, एथलीट्स को तो बहुत दौड़ना होता है, बहुत फिजिकल वर्क करना होता है। मैं बात करूं तो यार ऐसे जो होता है, इसी बेसिस से क्या होता है बेटा, अपने अंदर तो सर्कुलेटरी सिस्टम की एज वेल एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बात करें अपन रूट सिस्टम और लीव्स की, तो वो बहुत जल्दी रेस्पायर करती हैं एट रेट फास्टर फार लोअर देन एनिमल्स। एनिमल से भी बहुत धीरे जो है रेस्पिरेशन होता है किसका, जो रूट्स और स्टेम का होता है। तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें अपन नहीं पड़ रही है। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके दौरान ही लार्ज वॉल्यूम गैसेस का एक्सचेंज होता है। बाकी इसके अलावा अपन को गैसेस एक्सचेंज की भी, सॉरी प्लांट्स को गैसेस एक्सचेंज की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसिस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन नॉट ए प्रॉब्लम इन दीज सेल्स सिंस ऑक्सीजन इज रिलीज विद इन द सेल्स, क्योंकि क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन तो खुद ही इन सेल्स के अंदर रिलीज हो रही है। प्लांट्स के अंदर इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड घुसी और इधर क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्या बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ी? नहीं। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान एक लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं होती। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। एक बात ध्यान रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं होती रेस्पिरेशन के दौरान। द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट, वो ग्रेट नहीं होता, इतना कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना होता, क्योंकि वहाँ पे लेंटिसेल्स होते हैं और उसके अलावा वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। एक चीज़ और होती है कि हर एक प्लांट पार्ट सरफेस पे सिचुएटेड होता है, मतलब बाहर की तरफ जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके। अपने फेफड़े तो यहाँ है और ऑर्गन बहुत सारे नीचे भी बेटा अंदर भी धसे हुए हैं, वो जो है डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए अपन को लंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। पर प्लांट्स में ऐसा
नहीं होता, वहाँ पे तो सरफेस पे वो प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट कंबशन जब ग्लूकोज का होता है, जो CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है विद एनर्जी, वो इस तरह की रिएक्शन शो करता है कि 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के, और यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन के मिलके बेटा क्या बनाते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O विद द एनर्जी रिलीज करते हैं। ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन है बेटा किसकी, ये कंप्लीट रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन की कंप्लीट रिएक्शन है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की कंप्लीट रिएक्शन है बेटा, जो यहाँ पे आपको गिवन है। तो बेसिकली रिएक्शन आपके दिमाग में सब जाने सी, 6H12O6 प्लस 6H2O गिव्स 6O2 प्लस गिव्स 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी। तो ये मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड आपको याद होने ही चाहिए, ज़रूरी है किसी भी सूरत हाल में बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन आगे के रेस्पिरेशन की प्रोसेस की। देखने वाले हैं, इफ दिस एनर्जी शुड बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू द each and every organelle synthesis other molecules in the cell requires। मतलब ये एनर्जी यूजफुल है तो ये क्या करती है बेटा, और भी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है, इसके अलावा खुद तो एनर्जी प्रोवाइड करती है। द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेज इज टू कैटेगराइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट हीट। मतलब वो ये ध्यान रखता है कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है जो भी रेस्पिरेशन से, तो सेल ये ध्यान रखता है कि हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होनी चाहिए, जबकि एटीपी के फॉर्म में ये स्टोर हो जानी चाहिए। द की टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप, मतलब एक स्टेप के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं होता ग्लूकोज, इसको सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर जो है बात करें अपन ऑक्सीडाइज किया जाता है, ताकि जो एनर्जी टाइम टू टाइम रिलीज होती रहे बेटा वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर की जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक साथ अगर रिलीज कर देगा, एक साथ ऑक्सीडेशन कर देगा ना, तो वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता, हीट के फॉर्म में लॉस हो ही जाएगी। पर अगर स्टेप वाइज रिलीज होती रहेगी तो पैकेट्स बना बना के स्टोर करता रहेगा एटीपी के फॉर्म में। During the process of respiration, oxygen is utilized and CO2 and H2 energy are released as products। अपन ने देख लिया। The combustion reaction requires oxygen। combustion आप समझते हैं, the process of burning something or rapid chemical combustion combinations of a substance with the release of heat and light and energy। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होके जो केमिकल कम्बिनेशंस होते हैं बहुत सारे, वो बर्न करते हैं किसी चीज़ को, और क्या रिलीज करते हैं बेटा, क्या रिलीज करते हैं, हीट और लाइट को रिलीज करते हैं वहाँ पे। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? ये कंबशन होता है। तो कंबशन और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस होता है। कंबशन में तो बेटा हीट और लाइट निकल रही है, हम रेस्पिरेशन के अंदर हीट और लाइट को नहीं जो है यहाँ पे बाहर निकालते हैं, अपन उसको एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेवरल ऑर्गेनिजम्स एडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशंस, सम फैकल्टेटिव एंड अदर्स आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। तो वो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या करते हैं बेटा, वो करते हैं जो बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के मुकाबले भी रह सकते हैं। तो रेस्पिरेशन भी दो टाइप का हो गया, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ऐसे माइक्रोब्स जो कि बात करें अपन एनारोब्स कंडीशन में रह रहे हैं, जो एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं कर रहे हैं रेस्पिरेशन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और जो एयर की प्रेजेंस में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो बात करें अपन एयर की प्रेजेंस में जो है रेस्पिरेशन कर रहे हैं। कुछ जो एनरोब्स हैं वो फैकल्टेटिव होते हैं, कुछ ऑब्लिगेट होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब वो बिल्कुल चाहे तो रह सकते हैं एरोबिक कंडीशन में, चाहे वो तो एनरोबिक में रह सकते हैं। पर ऑब्लिगेट तो बिल्कुल एरोबिक कंडीशन में नहीं रह पाएंगे, उनको तो एनरोबिक कंडीशन में ही रहना पसंद है। चलिए आइए बात करते हैं कुछ MCQs की बेटा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल डेली लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक, कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ आपके सामने शो हो रही हैं, इनमें से आपको ये देख के बताना है कि एनर्जी किस एक्टिविटी को करने के काम आती है। रिप्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट। सही बताइए, 1 2 3 तीनों आंसर होंगे पहले। ठीक है, अगर अपन बात करें ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, एनिमल्स, सेप्रोफाइट्स, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई। आंसर जाएगा साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट इज द मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग ऑफ द फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड द सेम एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। ऐसा कौन से प्रोसेस जो कि एनर्जी रिलीज करती है और वो सेम एनर्जी एटीपी सिंथेसाइज करने के काम आती है। आपके सामने 4 प्रोसेस लिखी हुई है, सेलुलर रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन या फोटोसिंथेसिस। आप ही बताइए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तो यहाँ पे हो नहीं सकता, रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो नहीं सकता, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस, एक चीज़ कर सकती है वो है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन भी कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन। कंप्यूटर मास्टर लॉक कर दिया जाए फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस इन रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट बॉडीज बिकॉज ऑफ। जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है एयर स्पेसेस का, एयर स्पेसेस होते हैं प्लांट के अंदर, उसका जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव्स, वो क्यों होता है, इज बिकॉज ऑफ द लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमा, द क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमा, स्टोमेटा,
या फिर बात करें लेंटिसल्स, किसकी वजह से होता है? लूजली अरेंज पेरेन्काइमा की वजह से होता है, क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमा की वजह से, स्टोमेटा या लीव्स की वजह से होता है? आंसर जाएगा लूजली अरेंज पेरेन्काइमा। क्यों? क्योंकि लूजली अरेंज रहेंगे पेरेन्काइमा, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू बनाता है पेरेन्काइमा। अब अपन ने एनाटॉमी के अंदर पढ़ाई है, ग्राउंड टिश्यू बनाता है पेरेन्काइमा, तो इसी वजह से क्या होता है बेटा, वहां पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस। कंप्लीट कंबशन, कंबशन बोल रहा हूं मैं, रेस्पिरेशन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? जो कंप्लीट कंबशन होता है ग्लूकोज का, क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? CO2 प्रोड्यूस करता है, O2 प्रोड्यूस करता है, H2 प्रोड्यूस करता है। सर कंप्लीट कंबशन मतलब CO2 और H2, तो बिल्कुल फोर्थ आंसर चला जाएगा यहाँ पे। बात करें अपन नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस बेटा। अब अपन देखने जा रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस बर्न करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, और सबसे पहले प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म के अंदर होनी जानी है वो है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ग्रीक वर्ड में ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग होता है ग्लाइकोज मीन शुगर, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, तो शुगर स्प्लिटिंग मतलब ग्लूकोज की स्प्लिटिंग यहाँ पे होने जानी है। ग्लाइकोलाइसिस द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म इन विच हेक्सोस शुगर, मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है, हेक्सोस मतलब सिक्स कार्बन की ग्लूकोज है यहाँ पे, अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, ठीक है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन, कहने का मतलब है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे, जिसको अपन पायरुवेट के नाम से भी जानते हैं। 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे बेटा। और पायरुवेट कैसा कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो 2 into करते हैं अपन, तो एक तरह से सर 6 कार्बन को अपन ने किस में तोड़ दिया? 2 कार्बन ने 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, 3 कार्बन के, बस वही हो रहा है यहाँ पे। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल बने तो 6 कार्बन स्टोर हो गए। तो अभी भी अपन ये कहेंगे ग्लूकोज ही यूज किया जा रहा है रेस्पिरेटरी फॉर्म में, बट अपन ने क्या करा, उसको पार्शियल ऑक्सीडाइज कर दिया, 2 मॉलिक्यूल बना दिए 3 कार्बन के। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। अब अपन बात करें आगे, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है बेसिकली कॉमन स्टेप है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है, और होती किसमें? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर। तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो कोई ऑर्गेनिज्म या एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो, ग्लाइकोलाइसिस से तो उसको गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। बात करें अपन किसकी, द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इन ग्लाइकोलाइसिस वाज ट्रेस्ड आउट बाय जर्मन साइंटिस्ट एम्डन, मेयरहोफ एंड पार्नस। इन तीनों साइंटिस्ट की जो है कॉमन मेहनत थी, इसी वजह से इस ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। तीनों साइंटिस्ट आपके सामने मौजूद है, एम्डन है, मेयरहोफ है और पार्नस साहब यहाँ पे मौजूद है। इनकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस को बेटा क्या कहा जाता है? इनकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है EMP पाथवे। चलिए आगे बात करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस की। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। सुक्रोज और ग्लूकोज इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये मोनोसैकेराइड्स बेसिकली एंटर होते हैं किसके अंदर? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर। बात करें अपन ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेटेड हुए जाते हैं, गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है इनका जो बात करें अपन क्या किया जाता है बेटा? फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आइसोमराइज्ड होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। आगे अपन बात करें रिएक्शंस की ग्लाइकोलाइटिक सीक्वेंस के अंदर, ये बहुत काम की रिएक्शंस जो अपन को देखनी है बेटा यहाँ पे। सबसे पहले ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज की एग्जाम की प्रेजेंस में ATP एक कंज्यूम हुआ, और कंज्यूम होकर एक ATP कंज्यूम होकर बेटा कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अभी ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ बेटा, और एक ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये कैसी होती है? ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी होती है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। ये दोनों आइसोमर से एक दूसरे के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम, या फिर अपन बात सकते हैं आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है एक ATP और कंज्यूम करते बेटा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब ये रिएक्शन भी कैसी है बेटा? जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के साथ किस में अंदर? या तो DHAP डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर बात करें ग्लाइकोला जो है अपना बेसिकली जो PGAL है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। GLAP लिखा हुआ है बेटा, दिस इज एक्चुअली PGAL,
ठीक है। पीजीएल मतलब फॉस्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, ट्राईफॉस्फर एल्डोलाइज एंजाइम की हेल्प से। अब जो पीजीएल है वो बेसिकली कन्वर्ट होगा किसके अंदर बेटा, 1,3 बाई पीजीएल के अंदर, 1,3 बाई पीजीएल के अंदर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 1 पीजीएल हाइड्रोजिनेस के एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पे बेटा 2 NADH यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें किसकी, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड जो ग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 पीजीएल के अंदर कन्वर्ट, कैसे बोले 3 पीजीए के अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, 3 पीजीए बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 3 पीजीए के अंदर कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस की हेल्प से, ठीक है। जहाँ पे काइनेस एंजाइम है बेटा वो तो कैसी रिएक्शन है बेटा, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये तो सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये तो सब रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जब काइनेस आ जाएगा वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और उसके बाद बात करें 3 पीजीए जो है बेसिकली कन्वर्ट होगा 2 पीजीए के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट होगा बेटा, 2 पीजीए के अंदर। ये भी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2 पीजीए से कन्वर्ट होगा एनोलाइज एंजाइम की हेल्प से फॉस्फोएनोल पायरुवेट या पैप के अंदर, किसके अंदर बेटा, पैप के अंदर। पैप से बेटा पायरुवेट काइनेस की हेल्प से, ये भी कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हुई काइनेस यहाँ पे, और एक जो 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हुए थे करके वो यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ पे बन गए हैं, और पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गए। कितने बन गए बेटा, 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं, 3 जो है 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। और बात करें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गए हैं। तो ये अपन ने रिएक्शन देखी किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। आगे अपन बात करें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट्स विद एटीपी टू फॉर्म फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट, एंजाइम कौन सी है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। आगे अपन बात करें फ्रक्टोज 1,6-बोर्ड स्प्रिंट टू डीएचएपी इन पीजीएल, दिस रिएक्शन एल्डोलाइज। तो पूरी रिएक्शन आप देख चुके हैं। डीएचएपी जो आइसोमराइज होता है पीजीएल के अंदर ट्राईफॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से, फिर पीजीएल जो ऑक्सीडाइज होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू बाय पीजीए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, बिस फॉस्फो 2 जो है ये ऑक्सीडेशन 2 NADH2 देता है, और ये ग्लिसरल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन एंजाइम की हेल्प से होती है। अब बाय पीजीए के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। This release energy is stepped into form of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of पायरुवेट एसिड। अब पायरुविक एसिड बनेगा तो की प्रोडक्ट कहलाएगा किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, जो पायरुवेट है वो 2 तरह से जा सकता है, दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। अगर सेल की नीड है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और अगर पायरुविक एसिड जो है की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। तो 3 मेजर वेज डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलाइसिस। अब दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा तो कुछ और बन जाएगा पायरुविक एसिड अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएगा तो कुछ और बन जाएगा, और बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएगा तो कुछ और बन जाएगा। अगर फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक कंडीशन के अंदर हो रहा है तो प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर होगा। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 and H2O वी हैव टू अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल। एक ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अभी तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर उसको करना है तो उसको क्रेब्स साइकिल करनी ही पड़ेगी, जो कि कहाँ होगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़नी जरूरी है। तो अभी तक जो कॉमन स्टेप थी ग्लाइकोलाइसिस वो हो रही थी बेटा किसके अंदर, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहां पे अपन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो कॉमन थी एनारोबिक और एरोबिक के अंदर। पर अब जो बात करें अपन क्रेब्स साइकिल में रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑक्सीजन की, इस वजह से वो किसके अंदर होगी बेटा, वो होगी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ेगी, और वहां से चीजें अलग हो जाती है। पायरुविक एसिड एनारोबिक के अंदर लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर लेगा, और अगर एरोबिक जो है ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर बेटा क्या करेगा, वो क्रेब्स साइकिल करेगा। एमसीक्यूज यहाँ पे देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे अप्रोक्सीमेटली एप्रोप्रिएटली टर्म्स है। जो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको अपन क्या नाम देते हैं, पैराबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक पाथवे, एनाबोलिक पाथवे, या बात करें कैटाबोलिक पाथवे। जो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे उसको बेटा अपन एम्फीबोलिक पाथवे भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर वहाँ पे दोनों कंपाउंड बनेंगे, एनाबोलिक भी बनेंगे और बात करेंगे अपन कैटाबोलिक पाथवे भी वहाँ पे होगा। क्यों होगा वो अपन देखेंगे, अभी एक टॉपिक आएगा एम्फीबोलिक पाथवे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, उसको अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना है तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, इथाइल अल्कोहल होगा, मिथाइल अल्कोहल होगा, पायरुविक एसिड होगा, या फिर मैलिक एसिड होगा। पायरुविक एसिड तो जा रहा है तो वो तो हो नहीं सकता, इथाइल अल्कोहल हो सकता है क्योंकि उसके अंदर कौन सा फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के अंदर, तो यहाँ पे बेसिकली इथाइल अल्कोहल आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बिना सहायता से अगर जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे O2 होता है, तो O2 तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता नहीं है। तो अब ऐसा ऑप्शन जिसमें ग्लाइकोलाइसिस आ रहा है तो बेटा वो क्या है, वो है आंसर सेकंड।
तो ये अपन ने बात करी किसकी, ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है बेटा, होता है यहाँ पे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं तो वो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है। फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड फॉर द ओनली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन दैट अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओनली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन दैट अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कौन सी रिएक्शन है जो किस में होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 पीजीए जो बनता है, 3 पीजीए जो बनता है वो बेटा ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो कि सबस्ट्रेट एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वहाँ पे होता है, एसएलपी से वो ठीक है एटीपी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कैटलिस्ट इज इन्वॉल्वड इन द इनिशिएशन ऑफ ईएमपी पाथवे। कौन सा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, एनोलेज, हेक्सोकाइनेज, एल्डोलेज या बात करें अपन पायरुवेट काइनेज। कौन सा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, अब ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा, हेक्सोकाइनेज बेटा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज क्या है, एक तरह से ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, हेक्सो का मतलब 6 कार्बन का जो है, इस वजह से कार्बन वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कैसा बेटा हेक्सोकाइनेज अपन ने बात करी। ड्यूरिंग ईएमपी पाथवे रिडक्शन ऑफ NAD+ टू NADH+ NH+ टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ, किसकी एक्टिविटी की वजह से जो है यहाँ पे ईएमपी पाथवे के अंदर रिडक्शन होता है। आपने पूरी रिएक्शन देखी है, G3P डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पे आप PGA डिहाइड्रोजनेज होगी वहाँ पे जो भी बात करें अपन ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, की प्रोडक्ट क्या है, बच्चे को याद है की प्रोडक्ट क्या है बेटा, पायरुवेट एसिड यहाँ पे की प्रोडक्ट है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द रेशियो ऑफ ATP कंज्यूम्ड NADH2 फॉर्म्ड एंड ATP लिबरेटेड, जो ग्लाइकोलाइसिस का रेशियो ऑफ ATP कंज्यूम्ड होता है वो कितना कंज्यूम होता है बेटा, वहाँ पे अपन ने कितने ATP कंज्यूम किए थे, वहाँ पे 2 ATP कंज्यूम किए थे कि 1 ATP कंज्यूम किए थे, जो 1:1:2, क्योंकि 1 एक जगह यूज होता है, 1 एक जगह यूज होता है और 2 वहाँ पे एक साथ रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए इनकरेक्ट क्या है, ऑक्सीजन यूटिलाइज इन द बिगिनिंग, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती बिल्कुल, CO2 लिबरेटेड एंड 2 ATP नेट गेन, नो डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, इनकरेक्ट क्या है, मतलब क्या गलत है उसके लिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली जाएगा थर्ड एंड फोर्थ गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, सेकंड एंड थर्ड गलत है, या सेकंड एंड फोर्थ गलत है। थर्ड एंड फोर्थ में देखते हैं अपन 2 ATP नेट गेन, जो ATP नेट गेन तो होता है, नो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता क्या, CO2 रिमूव नहीं होती क्या, इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है 2 ATP नेट गेन, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्सीजन यूटिलाइज इन द बिगिनिंग, हाँ ये तो नहीं, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज नहीं होती, CO2 लिबरेटेड, ये तो नहीं होता, तो फर्स्ट एंड सेकंड चला जाना चाहिए आंसर, बिल्कुल ये जाएगा आंसर। 10th क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी रिएक्शंस व्हिच अकर इन साइटोसोल आर, जो साइटोप्लाज्म के अंदर रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होती है वो कौन कौन सी है, आपने इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन देखी, 2PGA से पैप बनना देखा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देखा है, मैलिक एसिड से OA बनने में देखा अपन ने बेटा, कौन कौन सी रिएक्शन देखी है, सेकंड और थर्ड रिएक्शन मैंने यहाँ पे देखी है, तो साइटोसोल के अंदर होती है। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे बेसिकली किसकी, ये अपन ने बात करी यहाँ पे बेसिकली उस चीज़ की कि यार फर्मेंटेशन यहाँ पे होता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो बात करें अपन बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस होता है तो किस डायरेक्शन में। अब कुछ फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं, पर फर्मेंटेशन में जाएगा तो फर्मेंटेशन क्या होगा, ईस्ट के अंदर जो होता है वो कंप्लीट इनऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशंस के अंदर, उसको अपन फर्मेंटेशन का नाम देते हैं बेटा, ठीक है। और उसके अंदर बेटा इथेनॉल रिलीज होती है और CO2 रिलीज होती है, एंजाइम जो है, एंजाइम्स जो है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यूज होती हैं जो कैटलाइज करती है इस रिएक्शन को। इन सम बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड फॉर्म पायरुविक एसिड, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टिक एसिड बनाते हैं इन द फॉर्म फ्रॉम द पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। दिस द रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है इसमें, NADH2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इन बोथ फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं चाहे मैं बात करूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो उसमें बहुत मत एनर्जी रिलीज नहीं होती, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी ग्लूकोज इज रिलीज, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है और ना कि ट्रैप की जाती है ATP के फॉर्म में। व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल लैक्टिक एसिड ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, अगर 1 मॉलिक्यूल अपन फर्मेंट करें तो ओनली 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के, और ये बहुत ही कम अमाउंट है बेटा, क्या है, बहुत ही कम अमाउंट है। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन का, यहाँ पे ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। ईस्ट अगर फर्मेंटेशन कर रही है अल्कोहल का और उसके थ्रू अल्कोहल बनते बनते 13% से ज़्यादा पहुँच गई तो ईस्ट के लिए खुद पॉइजन का काम कर जाती है और ईस्ट उसी के अंदर डूब के मर जाती है। अगर अपन रिप्रेजेंटेशन को देखें, व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड टू सिंथेसाइज अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ATP, मतलब ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसके थ्रू अपन कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके ATP का और एनर्जी निकाल कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर ग्लूकोज का ATP को निकाल सकते हैं। इन यूकैरियोट दीज स्टेप्स टेक्स विद द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस रिक्वायर्ड O2, ये जो स्टेप्स है ये किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है विद द कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ
ऑक्सीजन यहाँ पे चल रहा होता है और वहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है बेटा, जो पायरुविक एसिड होता है वहाँ सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिजम्स। कुछ एमसीक्यू जिसके बेसिस पे अपन सॉल्व करना चाहेंगे। इन ईस्ट सेल्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड एथेनॉल बाय द एक्टिविटी ऑफ किसकी एक्टिविटीज अभी पढ़ा है अपन ने। यहाँ पे आंसर चला जाएगा बेटा कौन सी, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस और पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज, दोनों एंजाइम यहाँ पे यूज होगी किसके लिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबस्ट्रेट विच अंडरगोज रिडक्शन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ईस्ट। सबस्ट्रेट जो अंडरगोज रिडक्शन अंडरगोज करता है किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एसिटिल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, अल्फा ग्लूटारिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड। आंसर चलेगा बेटा एसिटिल्डिहाइड। कौन सा करता है, एसिटिल्डिहाइड जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है जो अंडरगो रिडक्शन, वो किसके अंदर जाता है, रिडक्शन के अंदर चला जाता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्म पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। जो फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का पायरुविक एसिड से, क्रैब साइकिल तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं हो सकता है क्योंकि अपन उसको अभी देखेंगे, सिट्रिक एसिड क्रैब साइकिल को कहते हैं, अपन देखने वाले हैं। फर्मेंटेशन है ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो सकता है, तो अल्कोहल पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये अपन ने बात करी बेटा किसकी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस, बेटा कहाँ पे पहुंच जाती है, अभी भी पढ़ के निपटे अपन, 13% पे पहुंच जाती है तब। व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन मसल्स, पायरुविक एसिड इज यूज्ड टू लैक्टिक एसिड बाय, किसकी वजह से पायरुविक एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के अंदर, कौन सी एंजाइम की हेल्प से। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा बेटा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पे आंसर चला जाएगा क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में काम आ रही थी और पायरुविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस वहाँ पे काम आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज लेस देन 7%, लेस देन 5%, मोर देन 7%, मोर देन 10%। सर सबको याद है, अभी भी आपने पढ़ाया था, लेस देन 7% आंसर इसका चला जाएगा। तो ये अपन ने बात करी बेटे यहाँ पे फर्मेंटेशन की, अपन ने बात करी यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की, देखा कि कौन सी चीज़ किस तरह से हो सकती है, क्या चीज़ें वहाँ पे होती है, ये अपन ने देखा बेटा किस तरह से एनर्जी रिलीज की जाती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखा कि लेस देन 7%, ईस्ट अगर अल्कोहल इथेनॉल फर्मेंटेट करते करते 13% तक पहुंच जाए तो खुद को पॉइजन कर लेती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस अपन ने देखी, कौन कौन से एंजाइम वहाँ पे हेल्प आती है, कितनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है, और एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के वहाँ पे रिलीज होते हैं। आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्रैब साइकिल, जिसके थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे और समझेंगे कि एटीपी कैसे सिंथेसाइज होता है। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।